अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और शाह महमूद कुरैशी साहब 1 महीना गिरफ्तार रहने और कैद तन्हाई में रहे और आज उनको रिहा कर दिया गया है। आज उन्होंने पार्टी अपने कारकुनों को भी एक मैसेज भेजा है। शायद इमरान खान साहब से मुलाकात करने से पहले उनको भी मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनकी खिदमत में, यानी कि इमरान खान साहब की खिदमत में अपना सियासी तज्जिया पेश करेंगे, खुद को उनके सामने पेश करेंगे और उसके बाद आगे का लाहे अमल तय होगा। अब ये एक असद उमर साहब रिहा हुए थे, वो भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर ही लगा रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इंदिया दे रहे हैं कि कल वो इमरान खान साहब से मिलेंगे। साथ साथ आज तहकीकाती कमीशन का जो मामला चल रहा था, तहकीकाती कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज ये जाहिर है कि मंसूर अवान साहब को सुना, जो अटर्नी जनरल हैं, और बड़े सख्त मुकालमा भी हुआ और उन्होंने कहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे तो नहीं हो सकती बगैर तहकीकात किए। तो तहकीकात ही के लिए कमीशन बनाया गया था, जिसको जाहिर है कि बनने नहीं दिया गया या कम से कम चलने नहीं दिया गया। अब पर्सनल मफाद की बात भी की आज के जो हार्ट क्लॉज 4 है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर आपकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो किसी केस में या आपके किसी रिश्तेदार की या दोस्त की, तो आपको उस केस से अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन उस पर कान नहीं धरे गए। अब क्या होगा कल, क्योंकि समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है एक 3 मेंबर बेंच कल ये समाअत करेगा। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट था, उसके ऊपर उसको कालादम करने की जो समाअत है उस पर कल समाअत होगी। और अगेन इसको भी अगर स्टे कर दिया तो फिर ना जहांगीर तरीन साहब पार्टी का हिस्सा हो सकेंगे, ना पार्टी बना सकेंगे। साथ साथ आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हैं, वो भी वापस नहीं आ सकते। तो ये एक्चुअली में जो बैसाखियों के सहारे जिनको बार बार कहा जाता है, मेरा ख्याल है बैसाखियां भी नहीं है उनके सहारे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की जो टोन है इमरान खान से इतनी मैच करती है। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने अपने जो उनके जो मुनहरिफ अरकान थे उनकी निस्बत से उनको लोटा कहा जाता था। वो कहते थे आपके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, आपके शादी में कोई आएगा नहीं, आपको कोई रिश्ते नहीं देगा। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोई इसी तरह की बात की है। जरा टोन में जरा सिमिलैरिटी चेक कीजिए। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार याद कराया जाता है कि किस तरह एक जुडिशियल कंस्पिरेसी के तहत मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को चलता किया था। जाहिर है उसके बाद आज हम देख रहे थे कि शायद रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट है वो पास हो गया है। उस पर सदारती तरफ से भी कंप्लाई हुआ है, दस्तखत हो गए हैं। लेकिन जब इन्होंने सुना कि मंसूर अवान साहब ने कहा ये जुम्मे से नाफिजुल अमल हो गया है, तो उस पर मुझे याद है कि चीफ जस्टिस ने फरमाया था ओके इंटरेस्टिंग। तो आज ओके इंटरेस्टिंग के लिए कल समाअत मुकर्रर हो गई है। कल समाअत होगी कि इसको कालादम करार देना है या नहीं, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब एक अटर्नी जनरल भी हैं, अभी मुआविन खुसूसी भी हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब। कादिर साहब, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये 3 मेंबर बेंच जो फेवरेट है, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन और उमर अता बंदियाल साहब, आज तहकीकाती कमीशन पे भी उन्होंने कह दिया है कि हमारे कौन से मफादात छुपे हुए हैं। बड़ा सख्त मुकालमा हुआ है उनका और मंसूर अवान का। चले वो तो कहीं किसी और किस्से में चला जाएगा, लेकिन अब कल ये जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट है उसके ऊपर भी अब समाअत होगी। सर, ये समाअत जो है ये कालादम करार देने के लिए होगी, तो इसका बेस्ट कम क्या हो सकता है आउटकम और वर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है? देखिए, इसका तो बेस्ट आउटकम होगा, वर्स्ट अब कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एक एप्लीकेशन दी थी रिकूजल की, उसके सारे जो कंटेंट्स हैं वो दुरुस्त साबित हो चुके हैं। अब ये उसको स्ट्राइक डाउन करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग इस वक्त सर्कमस्टांसेस सामने आ चुके हैं कि अब वो जितना मर्जी ये रीजन दे, ये मैटर अब दे कैन नॉट हश इट अंडर द कारपेट नाउ। जिस तरह से बेंचेस बनाए गए हैं और जिस तरह से यानी ये अया हो चुका है कि ये तमाम जो बेंचेस बनाए जा रहे थे ये हम ख्याल थे, और ये सारे इन्होंने जिस तरह के फैसले दिए हैं वो कंकरेंटली लीगली फैसले भी गलत थे। उस पे ऑडियो लीक्स भी आ गई, उस पे इनका बार बार उस बेंच पे बैठना, बहुत ओवर पैशनेट होना और अपने ही जजेस पे डिस्ट्रस्ट शो कर देना, क्योंकि वो जो कमीशन बना है वो इन्हीं जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस का बना है। तो लिहाजा ये कहना कि आप हमारे पे इल्जाम लगा के हमें बेंच से हटा दें, तो आपको इल्जाम लगा के बेंच से क्या, वो दूसरे जजेस जो है वो भी तो आप ही के सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो कोई बाहर के तो नहीं है। और अगर आप जजेस पे रिलाई नहीं करेंगे तो फिर जो हजारों केस लोगों के यहाँ पेंडिंग है, फिर वो क्यों कर जजेस पे रिलाई करेंगे?
लेकिन सर ये आप एक्ट बनाते हैं तो उसको स्टे मिल जाता है, एक्ट करते हैं, एक्ट अपॉन करते हैं किसी केस में, तोशा खाना को स्टे है, जो फॉरेन फंडिंग का मामला भी स्टे में है, कोई आप लोग कहते हैं सबूत मिल गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उनके ऊपर फौजी कार्रवाई होगी, फौजी मुकदमात हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतने ज्यादा वाजे निशानियां हैं, वाजे आपके पास सबूत हैं, तो अब तक क्यों नहीं कोई मामला आगे बढ़ पा रहा? क्या वो पूरा ओवरवेलमिंग इंपैक्ट यही है? आपने चूंकि इमरान खान साहब का नाम लिया तो मैं आपसे अब क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करूंगा। क्रिकेटिंग टर्म्स में आप किसी को बहुत आहिस्ता से गेंद फेंकते हैं और वो फिर जोर से मारता है और हर दफा वो हिट मारता है और हर दफा कैच आउट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले रिपीटेडली और जितने स्टेज आ रहे हैं, ये उस तरह की हिटें हैं जहां पे कि वो हर बॉल पे कैच हो रहे हैं। तो अब अगर वो कह दें कि नहीं ये कैच नहीं है तो ना इस चीज को माने तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि बंद गली में आ चुके हैं वो 3 जजेस और उनको अब ये है कि अगर वो उसको छोड़ दें, रिक्यूज कर जाएं, तो डैमेज जो ऑलरेडी हो चुका है वो मजीद होने से बच जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने तो जितना डैमेज उनको हुआ उससे ज्यादा डैमेज और हो जाएगा। सर उनके लिए गली बंद हुई है या नहीं, लेकिन उन्होंने आपका रास्ता जरूर बंद कर दिया है। नवाज शरीफ की वापसी का भी रास्ता बंद करने जा रहे हैं शायद कल, और साथ साथ आप भी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी हो रहा है, जो उनका ऑलरेडी फैसला मौजूद है, उसके हवाले से ना वो कोई सियासी मीटिंग कर सकते हैं, ना वो कोई सियासी जमात बना सकते हैं, ना वो किसी सियासी जमात को लीड कर सकते हैं। तो इसमें कहां कर क्यों कर आप सब समझते हैं कि ये मामला इसी तरह से होना चाहिए, या उनको ये हक हासिल है बिफोर ही गोज इनटू अपील और बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट कि आप अपील कर सकते हैं? तो ये कैसे चलेगा मामला? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, लॉजिक, रैशनैलिटी, रीजनेबलनेस, कोई भी जज जो है इन चीजों को नहीं गिरा सकता। ये ऐसे हर्डल्स हैं जिसमें हर जज जकड़ा होता है और अगर वो इनको तोड़ने की कोशिश करेगा तो फिर कानून जो है वो ऐसे शख्स को देगा। सर ये जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है, वो उसमें जो क्लॉज 4 है वही कि अपना जाती मामला हो या कोई दोस्त या रिश्तेदार मुलव्वस हो तो आपको इस केस को सुनना ही नहीं चाहिए। तो ये इस पर अमल तो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। हुकूमत के पास और क्या चॉइस रह जाएगी अगर ये भी एक्ट जो है या तो कलअदम करार हो गया, ऐसे हो गया? हुकूमत का एक ही काम है, रिलैक्स होके बस बैठी रहे, उसको कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद ही अपने आप को इतना डैमेज कर लिया है। आपने बड़ा सही कहा कि वो जो आर्टिकल 4 की तरफ आपने अटेंशन ड्रॉ की है, वहां पे लफ्ज अल्फाज आपको याद है कि क्या लिखा हुआ है? अ जज शैल रेजोल्यूटली डिक्लाइन टू हेयर एनी केस विच इन्वॉल्व्स हिज रिलेटिव। और यहाँ पे इफ इट इन्वॉल्व्स जजेस ओन सेल्फ और इट इन्वॉल्व्स सम ऑफ हिज क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, तो देन इफ ही इज नॉट रेजोल्यूटली डिक्लाइनिंग देन ही कमिट्स ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट। और वो मामले जो है वो ऑलरेडी वो भी जा चुके हैं, मेरा ख्याल है, या वो फाइल होने वाली है या वो काफी सारे हो भी चुके हैं। तो ये बहुत मतलब मुझे तो इसमें कोई इतना कंफ्यूजन भी नजर नहीं आ रहा और इस वक्त मुझे हुकूमत की कोई ऐसी मुश्किल नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं जजेस की जो फ्लाइट है उसको फील कर सक रहा हूँ। लेकिन बादशाह साहब ये भी तो सही बात है ना कि अगर तहकीकात नहीं हुई, अपने तौर पर आप लोगों ने तहकीकात नहीं की, किसने ऑडियो बनाई, क्यों बनाई, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कहां से आ रही है, क्यों रिलीज की जा रही है, ये तमाम सवालात अगर तहकीकाती कमीशन पता चले उसमें होते, लेकिन आप लोगों ने इल्जाम लगा दिए, आपके अपने मिनिस्टर्स बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और आप इस बात को सच मान रहे हैं, हक कह रहे हैं इसको, तो ये बात भी तो दुरुस्त नहीं है सर। नहीं, इन्होंने डिनाई तो नहीं किया। नोबडी हैज डिनाइड कि ये वीडियोस में आवाजें इनकी नहीं है, किसी ने डिनाई नहीं किया। और एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं जो डिनाई ना किए जाए, दे नीड नॉट बी प्रूव्ड। ओके और सर ये जो एविडेंस बार बार कहा जा रहा है जिसकी बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी साहब को अंदर किया गया, यास्मीन राशिद साहबा को अंदर किया गया, असद उमर साहब की बारी है, या हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि आपका एविडेंस है क्या? इट्स ओनली जस्ट के हमने फोन किया है किसी को, तो इस पे आप एविडेंस पे कैसे हमें अरेस्ट कर सकते हैं? देखें, उन केसेस का जो स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं वो अभी मेरी नजर से तो गुजरे नहीं है, लेकिन उनके कह देने से वन साइडेड बात, तो मैं इस पे जब तक सारे फैक्ट्स खुद ना देखूं, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस।
ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब। अब ज्वाइन किया सर पाशा साहब ने। पाशा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पाशा साहब एक कंटिन्यूएशन ही है, आपका भी मौक़िफ़ जानना कि बाहर से आपका ताल्लुक भी है, वकला को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फरमा दीजिएगा, ये जो कल समात के लिए मुकर्रर हो गया है और आज जो मुकालमा हुआ है और फिर अगेन क्लॉज 4 की रोशनी में आप क्या समझते हैं? अदालत क्या अपने हदूद से तजावुज कर रही है खुदा न खास्ता, या हुकूमत कुछ गलत काम कर रही है, इनकी नीयत में खराबी है? देखिए, जहां तक तो हुकूमत का ताल्लुक है, वो तो पार्लिमान ने अपने मैंडेट के मुताबिक एक कानून साजी की है और उसके तहत एक एक्ट बनाया और जिसको सदर मुमलिकत ने वो साइन भी कर दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई। और जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो मुझे पिछली जो डेट ऑफ हियरिंग थी केस में, जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसमें भी इस एक्ट का जिक्र हुआ और उसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया अटॉर्नी जनरल साहब के आर्गूमेंट्स के रिप्लाई में कि जब उन्होंने ये कहा कि दोनों कवानीन में एक 4 और 6 आपस में रिजेम्बलेंस है, तो उस पे हम कोई कानून साजी करने जा रहे हैं। तो उस जनाब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था उस वक्त के देखते हैं पार्लियामेंट तेज है या हम तेज हैं। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामान अभी कॉग्निजेंस लिए ही नहीं, तो ये एक बेंच की तश्कील भी हो गई, बेंच भी वही बना। तो इसमें मैं बड़े अदब से एक बात करूंगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपनी अददी अक्सरियत साबित कर दी पिछले 8 रुकनी बेंच बना के कि उनके पास अददी अक्सरियत है और वो सारा उन्होंने स्टे भी दे दिया, सस्पेंड भी कर दिया वो एक्ट। लेकिन क्या ये अच्छा होता अगर इस बेंच में 3 ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के साथ 2 और जज दूसरे भी रख लेते, जो कि जो 7 जजेस जिनको इन किस्म के केसेस में शामिल नहीं किया जाता, तो कम अज कम ये इंप्रेशन चला जाता कि जनाब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बेंच बनाया है जिसपे किसी को कोई एतराज नहीं है और उन्होंने ये फैसला कर दिया। फैसला फिर भी यही होना था जो इन मुअज़्ज़ज़ 3 जज साहबान ने करना है, वो 3-2 से हो जाता। तो बहरहाल क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का प्रिरोगेटिव है, हम तो उनकी इस जो राइट है उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, एक सदा ही कर सकते हैं कि मेहरबानी करके इस मामले को अगर सुलझा लें तो ज्यादा बेहतर है। ये कोई अच्छा तासुर बाहर नहीं जा रहा और सितंबर में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट है, लेकिन अब देखें कि क्या उनके रिटायर होने के बाद क्या ये तफरीक खत्म हो जाएगी? मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं खत्म होगी, ये तफरीक खुदा न खास्ता जारी रहेगी। तो उसके लिए इन्हीं को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें। आप चीफ जस्टिस साहब के साथ बेंच में बैठे हुए हैं और वहां पे एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके भी ओपनली नजर आ रहा होता है, लेकिन जो इस वक्त लाइन ड्रॉ कर दी गई है उस लाइन पे अपने अपने खौल में सारे बंद हैं और वो खौल ना टूट रहे हैं और वो ना लाइन क्रॉस हो रही है, ना एक लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा है और ना दूसरी तरफ लाइन क्रॉस करके पहली तरफ आ रहा है। सर ये तो वाज़े तौर पर अगर इस पे कल समाअत मुकर्रर होगी तो जाहिर है कि फिर जो भी ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है या कर रहे हैं उसमें तो ये साफ जाहिर नजर आ रहा है कि जहांगीर तरीन साहब को भी वो सियासत से माइनस करना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब को भी माइनस करना चाहते हैं। वो चाहत का इजहार तो पहले भी कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब के लिए अभी तक उनके मामला ऐसे चल रहे हैं कि हाई कोर्ट से भी हो जाते हैं, वो सिर्फ जमानत के लिए जाते हैं, बरी कर दिया जाता है। मैं तो हैरान हूं सर, इस मुल्क में इंसाफ का तवाजुन क्या है? आप छोड़े नवाज शरीफ साहब को भी और आप छोड़े जहांगीर तरीन साहब को भी, ये दोनों एलीट क्लास से तल्लुक रखते हैं, लीडरान हैं, बाइज्जत हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। बात उनकी करें जिन लोगों का 184(3) में कॉग्निजेंस लेके जो अभी तक अपने जख्म चाट रहे हैं। आप टेस्ला टावर वाले कराची वाले देख लें, सैकड़ों घराने गैराबाद हुए, वो सड़कों पे आ गए, 184(3) इन्वोक करके उनको वो गिरा दिया गया सब कुछ। उनके पास कोई फोरम नहीं था जहां पे वो जाके हम लोगों की जो के मुतासरीन है और जो अभी तक देख रहे हैं, अल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए आए। अगर पार्लियामान ने अपने 1 या 2 बंदों को बचाने के लिए ये कानून बनाया है तो इससे जो सैकड़ों वो लोग मुस्तफीद होने जा रहे थे, आप उनकी जो है वो
उनके ऊपर कदगन लगा दी गई है, उन पे लगाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये उनके साथ बड़ी ज्यादती है, उन लोगों के साथ जिनके पास कोई और सुनवाई का और कोई फोरम या कोई जरिया नहीं है। बादशाह साहब, ये 3 मेंबर बेंच की तश्कील में जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब तो नहीं है, वैसे तो होते थे, वो एक जो कॉम्बो ऑफ 3 था वो इसमें अब मुनीम अख्तर साहब ऐड हो गए हैं, मुज़ाहिर अली नकवी साहब जस्टिस जो है वो नहीं है इसमें। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मामला ऐसे कब तक चल सकते हैं? 8 हफ्ते होने को आ रहे हैं, जस्टिस काजी फायजी साहब कोर्ट नहीं आते, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनते, मतलब इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, तो ये स्टैंड ऑफ कैसे और कब तक कंटिन्यू करेगा? हमें जो नजर आ रहा है, अगर यही सूरत हाल रही तो ये तो सितंबर तक तो ऐसी सूरत हाल रहेगी, और आगे जाके भी कोई सुलझने वाली कोई चीज नजर नहीं आ रही मुझे। मैं तो बस यही बात कहूंगा, क्योंकि देखें, पार्लिमान अपनी जगह पे एक इदारा है, इसी तरह दूसरा इदारा अपने तौर पे अदलिया भी है और इंतजामिया भी है। लेकिन जब ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो असूल है, इनमें अगर बेअसूली होगी और एक दूसरे के डोमेन में दाखिल होंगे तो फिर मामलात आपके गड़बड़ होने हैं। और जो अब हो रहे हैं, आप देखें, पार्लियामान ने कानून बना दिया, सदर एक सवाल ले ले, बादशाह साहब एक सवाल, आखिरी सवाल जी, बादशाह साहब एक सवाल ले लीजिएगा। 184(3) के हवाले से जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी को फायदा होगा, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब, जिस तरह उन्होंने कहा था, वो अहल नहीं है इस एक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपील अपनी कर ली है। सपोजिंग कि कल ये चीफ जस्टिस साहब ये फैसला दे देते हैं, आया कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नहीं अपील कर सकते लेकिन बाकी सबको जायज है, तो वो आपको कबूल होगा? फिर देखिए, डिस्क्रिमिनेशन तो होनी नहीं चाहिए। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि किसी भी मुल्क के किसी भी शहरी के आपस में, चाहे वो कितने ही बड़ा हो कितने ही छोटा हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और आला अदलियां इस मामले में लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, और पहले भी रवायात भी हैं और कानून भी है कि पहले भी करती आई हैं और अब भी करती हैं। तो ये तो आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी होगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अज़म पाशा साहब यहाँ पे वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो कुछ सियासत पे बात करेंगे, शिक्षण पे बात करेंगे, हालात कितने बुरे हैं और कितने अच्छे हैं, बात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू गूंज। हम बात कर रहे थे पहले एक जो अदालती बहरान है, इंसाफ का बहरान नजर आ रहा है, अब हमें एक मुआशी बहरान नजर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जम हो रही है, क्या बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बहुत सारे लोग बच्चे बलोचिस्तान अवामी पार्टी से जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद टूट फूट का शिकार है, शाह महमूद कुरैशी साहब को आज रिहा कर दिया गया है। तो जो बलोचिस्तान अवाम पार्टी है उनका मौकफ क्या है इस वक्त? आज उन्होंने मीटिंग भी अटेंड नहीं की, उसको बॉयकॉट किया जो इकॉनमी के हवाले से हो रही थी। तो इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि एक तो मुआशी बहरान में मखलूत हुकूमत को चलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर जाहिर है अवाम दोस्त बजट नहीं आता है, अवाम फ्रेंडली कोई और चीज नहीं होती, महंगाई की हद से ज्यादा है, रोक नहीं पा रहे उसको। IMF आपके पास आपके पास मिलकर कोई मुआहदा नहीं तय कर रहा है, 9th राउंड फंसा हुआ है। क्या आपको सब मुश्किल लग रहा है इस वक्त? आपको लगता है हुकूमत के साथ चल पाएंगे आप लोग? देखिए, सिचुएशन तो चैलेंजिंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जहां मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक चैलेंज के साथ साथ एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी तो मुल्क में चल रहा है। आने वाले 1.5 या 2 माह इस पार्लियामेंट के स्टेंट के रह गए। ऐसे में कोई भी जमात अगर वो ये सोच रही हो कि वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेगी, तो ये मुझे कोई रियलिस्टिक ऑप्शन नज़र नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में अब तमाम हुकूमत और तमाम जमातें एक साथ ही नेचुरल जो स्टेंट की कंप्लीशन है उसी की तरफ जाएंगे। नेचुरल कंप्लीशन का मतलब है कि आईनी मुद्दत के मुताबिक फिर असेंबली अगस्त में खत्म हो जाएंगी, उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, क्या ऐसा ही है? जी एग्जैक्टली यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी और बाकी 2 सूबे भी डिसॉल्व हो जाएंगे और फिर अकॉर्डिंगली नेक्स्ट इलेक्शन प्लान होगा।
अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछने लगी हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टुकड़े तो हो गए हैं, कोई 4 टुकड़े तो अभी हमें नजर आ रहे हैं। एक इमरान खान साहब के अपनी जमात में फवाद चौधरी साहब एक्टिव हैं, एक तरफ जहांगीर खान तरीन साहब एक्टिव हैं। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जहांगीर तरीन साहब ना अहली की बुनियाद पर आया वो पार्टी बना सकते हैं या किसी पार्टी को हेड कर सकते हैं। तो इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। और ये जो मुराद रास ने अपनी पार्टी बना ली है और शाह महमूद कुरैशी साहब आज कह रहे हैं कि मैं उनकी खिदमत में पेश हो जाऊंगा इमरान खान साहब की कल, तो ये आपको क्या लग रहा है इमरान खान साहब का फ्यूचर और इस जो आप पॉलिटिकल क्राइसिस आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, इसका हल कैसे निकलेगा? और ये पॉलिटिकल जमातें जब इतनी पोलराइज्ड हो जाएंगी और फिर वोट बैंक कैसे इफेक्ट होगा इसका पंजाब में? देखिए जी, खान साहब की अपनी जो जाहिर है बड़ी उन्होंने सेंट्रलाइज्ड किस्म की लीडरशिप जो है ना वो डेवलप की इन लास्ट 23-24 ईयर्स। और वो जो एक्सपेरिमेंट था वो वही एक्सपेरिमेंट था जो कि बाकी सियासी जमातों में भी साउथ एशिया में हमने देखा है कि इंडिविजुअल के इर्द गिर्द तमाम पावर रिवॉल्व करती है, पॉलिटिकल पावर रिवॉल्व करती है। इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है वो कल्ट की रिफ्लेक्शन देती है। शॉर्ट ऑफ कल्ट वो पर्सनैलिटी डोमिनेटेड रहती है, बांग्लादेश में भी रही हैं, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तमाम जगहों पे रही हैं। लेकिन जो ही ये सेंट्रल न्यूक्लियस उनका हिट किसी भी क्राइसिस की वजह से होता है, पीटीआई का रीसेंट क्राइसिस है, वो फिर इट स्टार्ट्स गिविंग बर्थ टू मेजर और सम माइनर ग्रुप्स। यही 3, 4, 5 ग्रुप जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया, जो ही इनकी तश्कील होगी, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि वोट बैंक फिर भी इंटैक्ट रहेगा इन फेवर ऑफ प्रीवियस लीडरशिप। मेरा नहीं ख्याल। देखें, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 20%, 30%, ये मेरी वाइल्ड गेस है, वो आइडियोलॉजिकल बेसिस या लाइकिंग के बेसिस पे वोटर ड्रिवन होता है। साथ में 20%, 30%, 25% ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जिन्होंने की होती है वो अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं ये तमाम लोग उनके साथ उन्हीं जमातों में भी शामिल हो जाते हैं। उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेक उस शख्सियत के साथ वाबस्ता होती है, उनका सोशल कैपिटल और स्टेक उन लोगों के साथ होता है। तो अगर किसी का ये ख्याल है कि बिल्कुल स्वीपिंग अंदाज में एक जगह पे वोट बैंक इंटैक्ट होगा और इन लोगों के जाने से कुछ नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में उनकी असेसमेंट दुरुस्त नहीं है। सर, क्या बाप पार्टी भी ऐसी फॉर्म हुई थी, ऐसी ख्वाहिशात पर, ऐसी ही अंदेशों के तहत और ऐसे ही ख्वाहिशात के तहत क्या ये पार्टी भी ऐसी बनी थी कि अब तो इस पार्टी का भी कोई वजूद नजर आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हर जगह जा रहे हैं, बाप पार्टी में नहीं जा रहे, लेकिन बाप पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी में जरूर आ रहे हैं। तो क्या जम होने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाप पार्टी? नहीं, बतौर पार्टी मेरा नहीं ख्याल कि जम हो रही है। हाँ, ये ठीक बात है, दुरुस्त बात है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो इलेक्टेबल्स हैं वो उनका रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ गया है, लेकिन वो रुझान भी अब मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं रुक सा गया है। और बाकी जमातों की तरफ भी चेमगोइयाँ हो रही थी कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में लोग चले जाएं, किसी और जमात में चले जाएं, जमीयत की चले जाएं बलूचिस्तान से। वो प्रोसेस मुझे आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। लग रहा है कि शायद आपके अंदर जो इंटरनल फैक्शंस हैं, जो कि इख्तलाफात हर जमात में होते हैं, इसमें भी हैं, वो इख्तलाफ को अगर निगोशिएट किया जाए और इंटरनली सेटलमेंट की जाए तो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में बाप एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सर्वाइव कर जाए। सर, एक सवाल मुझे दिमाग में खटक रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर तो ये कालेदम करार दे देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि बात पहले हो रही थी, चहमगोइयां हो रही थी, फिर मिलिट्री एक्ट के तहत उनकी कार्रवाई की बातें होने लगी, लेकिन अगर तो ये कालेदम हो जाती है जमात, तो नेशनल असेंबली में तो वैसे ही इनके MNAs नहीं है और अब जो नजर आ रहा है, क्या सेनेट में भी नहीं रहेंगे? क्या एज सेनेटर्स वो कायम रहेंगे इन द सेनेट? देखिए, ये लीगल पर्सपेक्टिव से तो मुझे कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस अगर लॉ को एज अ टूल उसकी एप्लीकेशन हो तो मैं समझता हूँ कि अगर ये जमात कालेदम हुई तो सेनेट में भी इनके अराकीन पे यकीनन उसका असर तो पड़ेगा। अब वो डिस्क्वालीफाई होंगे या क्या स्टेटस उनका होगा, इस पे लीगल ओपिनियन और लीगल एक्सपर्ट ही शायद बेहतर बता सकें।
ठीक है सर, ये फरमा दीजिएगा क्योंकि अभी आईएमएफ के साथ जो 9th राउंड हमारा अभी लटका हुआ ही है, हालांकि शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात हैं या उनको कोई वाकई कोई मुसद्दका इतलात है कि इस महीने में हो जाएंगे मामला सही अनकरीब, तो क्या ये खुशखबरी मिलेगी? और अगर तो आईएमएफ के साथ मुआहदा तय हो जाता है तो फिर हमें एक दूसरा फ्यूचर मुआहदा और टफ कंडीशन में साइन करना पड़ सकता है, तो क्या इसके मुतहम्मिल हैं हम? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये वाइब्स आ रही हैं कि शायद प्रायर टू 30 जून जो है ना, ये जो लास्ट चंक है ट्रांच पेमेंट की, ये हो जाए और हम आगे बढ़ें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इकोनॉमिक हमसे डिमांड की जा रही हैं वो हमें वैसे आईएमएफ की डिमांड के बगैर भी करनी चाहिए। अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज करना चाहिए, अपनी रेवेन्यू जनरेशन पे फोकस करना चाहिए। ये मेरे ख्याल में कोई भी आपका बेहतर दोस्त होगा वो आपको अपने घर के लिए, मुल्क के लिए यही मशवरे दे रहा होगा। उसके बाद हमने आईएमएफ लोन में हमें यकीनन जाना चाहिए, उससे हमारी जो मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग है बाकी दुनिया से जो जुड़ी हुई है, जो कि हमारी इकोनॉमी की एक लाइफ लाइन के मुतरादिफ है, उसमें हमें जाना भी पड़ेगा और हमें बहुत जल्द चले जाना चाहिए। कोई वक्त का ज़िया मेरे ख्याल में अब नहीं करना चाहिए, जो कि 2018 और 19 में हमने ये गलती की थी। सर वो लाइफ लाइन है, वो रेड लाइन से मिल रही है, क्योंकि लाइफ लाइन हमारी आईएमएफ है, तो वहां पे अमेरिकी कांग्रेसमैन कह रहे हैं जी हमारे जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है पाकिस्तान में, उसके ऊपर बड़ा उनको खदशात हैं और उनको बड़ी तशवीश भी है, और वो कह रहे हैं कि इससे मशरूत कर दें हम आईएमएफ फंडिंग को। तो ये मामला जो हमारी लाइफ लाइन और रेड लाइन में कंफ्यूजन है, इसको क्या करें? देखिए, ये करंटली एक पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर इस पर मोबिलाइज कर रही होगी। माजी में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तान में बदकिस्मती से मिलिट्री रिजीम्स भी आई है, लेकिन 25 करोड़ का मुल्क, न्यूक्लियर इक्विप्ड, जिस जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आप बैठे हुए हैं, क्या ग्लोबल ऑर्डर अफोर्ड कर सकता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक क्यास जो है ना वो सोशल डिसऑर्डर की इरप्शन की तरफ जाए? शायद लोग इतने ज़्यादा रेकलेस ना हो ग्लोबल ऑर्डर के जो मैनेजर्स हैं। मेरा ये नहीं ख्याल कि इन चीज़ों की वजह से जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बल्कि शायद पॉलिटिकल तमाम बहरानों के बावजूद एक बेयकीनी की जो कैफियत है इस मुल्क में, वो दिन ब दिन बढ़ रही है। एक अजीब सी कैफियत है जो तारी है, समझ में नहीं आ रहा मामला आगे कैसे चलेगा, और अगर ये पकड़ धकड़ इस तरह जारी रही या रिलीफ देना जारी रहा तो फिर इंसाफ का तकाजा क्या होगा, और इस पे किस तरह से अमल पैरा हो सकेंगे हम, और किस तरह मईशत को बेहतर करेंगे, किस तरह जमहूरियत को बेहतर करेंगे। इस वक्त हर चीज़ लगता है कि स्टैंड बाय मोड पर लगा दी गई है। स्टैंड बाय मोड से हमें निकलना पड़ेगा। इसके लिए पहल किसको करनी है, क्योंकि हर कोई डट के खड़ा है। इमरान खान साहब डट के खड़े हैं, चीफ जस्टिस साहब डट के खड़े हैं, हुकूमत डट के खड़ी है, हर कोई डट के खड़ा है, लेकिन कोई डट के बैठ भी जाए तो शायद मामला आगे चल सके। हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।